तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं चुनावी खबरों का सिलसिला। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। बिहार की राजनीति में वंशवाद और परिवारवाद को लेकर एडीआर ने ताजा आंकड़ा जारी किया है। रिपोर्ट की माने तो बिहार में लगभग 1/3 सीटों पर वंशवाद की राजनीति हावी है। नेताओं के बेटे बेटियों का ही राज है। ये रिपोर्ट आप देखिए। बिहार में अगले 2 महीने में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इलेक्शन से ठीक पहले चुनावी आंकड़ों पर नजर रखने वाली संस्था एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक नया चुनावी बम फोड़ दिया है। वंशवादी नेताओं को लेकर एडीआर ने नया डाटा जारी किया है। एडीआर ने खुलासा किया है कि बिहार में 96 परिवारों का 1/3 राजनीति पर कब्जा है। वंशवाद से बिहार की 57% महिलाएं राजनेता बनी, जबकि 22% पुरुष ऐसे हैं जो राजनीतिक परिवार से आते हैं। यानी पुरुषों की तुलना में लगभग 2.5 गुना ज्यादा महिलाओं पर वंशवाद की राजनीति का दाग है। ये किसी जनता पे जबरदस्ती थोपा नहीं जाता है। लोकतंत्र में जो चुनाव के मैदान में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता उनको चुन के भेजती है। और राजनीति में आपने आपके परिवार ने समाज को क्या दिया है, ये भी जरूर समाज देखता है, तभी परिवार को भी स्थान देता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स अलग अलग राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय पार्टियों का भी आंकड़ा जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी में 18%, सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू में 40% और चिराग पासवान की एलजेपीआरबी में सबसे ज्यादा 60% वंशवाद है। यानी कि राष्ट्रीय दल हो या क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी, एनडीए गठबंधन में कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनका बैकग्राउंड वंशवादी है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जैसी परिवारवादी और वंशवादी पार्टियों के चलते राजनीति में लंबे समय तक आम लोगों के आगे बढ़ने की संभावना सिमटी रही। महागठबंधन का भी कोई दल वंशवाद की राजनीति से अछूता नहीं है। एडीआर के आंकड़े के अनुसार लालू प्रसाद के राष्ट्रीय जनता दल में 30%, कांग्रेस पार्टी में 32% और लेफ्ट पार्टियों में करीब 8% वंशवाद है। ये आंकड़े बताते हैं कि वाम दल में परिवारवाद की राजनीति कम है, लेकिन वो वंशवाद के दायरे से बाहर भी नहीं है। सबसे ज्यादा वंशवाद और परिवारवाद में जो घिरे हैं वो क्या सवाल खड़े करेंगे। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता जिसे चाहती है उसे चुनकर सदन में पहुंचाती है। ये एक कड़वी सच्चाई है कि बिहार में 96 परिवारों का 1/3 राजनीति पर कब्जा है। इस मामले में बिहार महाराष्ट्र के बाद देश भर में दूसरे स्थान पर है। बिहार में कुल 360 सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्य हैं। इनमें से 96 एमपी, एमएलए और एमएलसी ऐसे हैं जो वंशवादी पृष्ठभूमि से आते हैं। इस लिहाज से बिहार में करीब 27% माननीय वंशवादी हैं। कुछ ही समय में बिहार में फिर से चुनाव होने वाला है। देखना होगा वंशवाद वाली राजनीति से कितनी पार्टियां परहेज करती हैं और कितने दल प्यार। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनावी साल में तेज प्रताप यादव की सक्रियता छोटे भाई तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र यानी कि राघोपुर में काफी बढ़ गई है। पहले तेज प्रताप ने राघोपुर जाकर राशन का वितरण किया और अब घर बुलाकर खुद से खाना खिला रहे हैं। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि तेजस्वी के राघोपुर से तेज प्रताप को इतना प्यार क्यों है? क्या ये तेजस्वी के लिए चिंता की बात है? ये रिपोर्ट आप देखिए। हाफ टी शर्ट, हाफ पैंट और नंगे पांव बाढ़ पीड़ितों को खाना परोस रहे तेज प्रताप यादव की ये तस्वीर इन दिनों बिहार की सियासत में छाई हुई है। तेज प्रताप का ये अंदाज सुर्खियों में है। ये तस्वीरें इसलिए भी अहम हैं क्योंकि तेजस्वी के राघोपुर से शायद तेज प्रताप को कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया है। राघोपुर में बाढ़ पीड़ितों के बीच कभी तेज प्रताप सूखा राशन लेकर पहुंच जाते हैं तो कभी अपने आवास पर बुलाकर पैसे बांटने लगते हैं, खाना बनवाकर खुद से परोसने भी लगते हैं।
अब जरा नाव पर सवार तेज प्रताप की इस तस्वीर को ही देख लीजिए। करीब एक हफ्ते से तेज प्रताप यादव का राघोपुर आना जाना लगा हुआ है। पूर्व सीएम लालू प्रसाद के बड़े बेटे इन दिनों अपने ही पिता की पार्टी आरजेडी से निकाले जाने के बाद राघोपुर में कुछ ज्यादा ही एक्टिव दिख रहे हैं। खास बात है कि चुनावी साल में तेज प्रताप यादव अपने विधानसभा क्षेत्र हसनपुर से ज्यादा अपने छोटे भाई तेजस्वी के इलाके में ही ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। तेज प्रताप न सिर्फ सक्रिय दिख रहे हैं बल्कि इशारों इशारों में तेजस्वी पर ताना भी मार रहे हैं और डांस को लेकर तंज भी कस रहे हैं। आप शांत रहिए, कैसे बांटना है हम बांट रहे हैं। सरकार मदद नहीं कर रहा लेकिन हम आके दे रहे हैं। सरकार आपका फेल है, विधायक भी फेल है, नाचना गाना है। तो सुना आपने, तेज प्रताप यादव अपने ही छोटे भाई तेजस्वी यादव पर किस तरह हमलावर है, कैसे तेजस्वी की कार्यशैली पर सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं। राघोपुर में तेजस्वी की सक्रियता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये आरोप मढ़ रहे हैं कि तेजस्वी बाढ़ में डूबी राघोपुर की जनता के बीच नहीं जा रहे हैं। तेज प्रताप कहते हैं कि राघोपुर की जनता बाढ़ से त्रस्त है और तेजस्वी ने अपनी ही जनता से मुंह फेर लिया है। देखिए उनका क्षेत्र है, और देखना चाहिए अपने क्षेत्र के लोग। तेजस्वी के विधानसभा क्षेत्र में तेज प्रताप की सक्रियता पर सत्ताधारी बीजेपी भी चुटकी ले रही है। भाई भाई में एकता पर सवाल खड़े कर रही है। घर में ही उनको फूट है, घर में ही लड़ाई है, एकता है ही नहीं तो बिहार की जनता क्या समर्थन करेगी। तेज प्रताप यादव ये दलील दे रहे हैं कि राघोपुर के बाढ़ पीड़ितों का दर्द वो महसूस कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी अपने विधानसभा क्षेत्र से ही नदारद है। तेज प्रताप ने पहले राहत सामग्री का वितरण किया और अब घर बुलाकर खाना भी खिला रहे हैं। देखना होगा कि तेजस्वी के राघोपुर से तेज प्रताप के बेइंतहा प्यार का असर चुनाव में क्या पड़ता है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण, धर्मेंद्र और वैशाली रिपोर्टर प्रफुल्ल के साथ रिपोर्ट न्यूज़ 18। और आइए मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात के जूनागढ़ में राहुल गांधी का स्वागत पाकिस्तानी गीत से करने पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल खड़े किए हैं। पाकिस्तानी गीत पर बिहार में क्यों मचा है सियासी कोहराम, ये रिपोर्ट आप देखिए। गुजरात के जूनागढ़ में राहुल गांधी का कार्यक्रम विवादों में घिर गया है। राहुल गांधी के स्वागत में पाकिस्तानी गाना बजाने को लेकर कांग्रेस पार्टी की जमकर फजीहत हो रही है। चुनावी साल में गुजरात से लेकर बिहार तक राजनीति सुलगी हुई है। राहुल गांधी के स्वागत में पाकिस्तानी गीत को लेकर बिहार में सियासी कोहराम मच गया है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के स्वागत में पाकिस्तानी गाना बजना यही बताता है कांग्रेस का यह कृत्य न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश का अपमान है। राहुल गांधी की अगुवानी में उनके समर्थक देश को हर क्षण अपमानित करने में लगे रहते हैं। शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुजरात के जूनागढ़ में थे। कांग्रेस के जिलाध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स देने वे पहुंचे थे। अब राहुल के क्लास पर क्लेश शुरू हो गया है। दरअसल राहुल के स्वागत में जो गीत बज रहा था वो पाकिस्तान का था, जीत की लगन, जिसे जावेद अहमद ने गाया है। 2017 में रिलीज हुए एल्बम लव एंड रिवॉल्यूशन के इसी गीत को बीजेपी बड़ा मुद्दा बना रही है और राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल खड़े कर रही है। राहुल गांधी भारतीय कम और पाकिस्तानी नेता की तरह ज्यादा बर्ताव करते हैं या फिर किसी विदेशी की तरह ज्यादा बर्ताव करते हैं परस्पर उस व्यक्ति के जो कोई भारत का नेता हो। कांग्रेस की एक ही पहचान, सेना का अपमान, पाकिस्तान को कहो भाईजान। कांग्रेस के शहजादे के स्वागत में गुजरात में पाकिस्तानी गाने बज रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जो कटोरा लेकर पाकिस्तान गई थी कि भाई मोदी को हटाना है। वीडियो में हाई सिक्योरिटी काफिला गुजरता दिख रहा है। लग्जरी गाड़ी में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं और राहुल के समर्थन में नारे भी लग रहे हैं। बैकग्राउंड में जीत की लगन वाला गाना भी सुनाई दे रहा है, जिसे सोशल मीडिया पर शेयर कर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने बेहद शर्मनाक बताया और लिखा, ये सिर्फ गुजरात का अपमान नहीं है, ये भारत का अपमान है। जब हमारे सैनिक पाकिस्तान के खिलाफ सीमाओं की रक्षा करते हैं तो कांग्रेस समर्थक अपने नेता के लिए पाकिस्तानी राग गाते हैं। राहुल गांधी के लिए भारत के प्रति वफादारी सबसे बाद में आती है। इस पर महागठबंधन ने जोरदार पलटवार किया, सुनिए।
खुद प्रधानमंत्री पाकिस्तान बिना बुलाए चाह के बर्थडे केक और बिरयानी खा के आते हैं, तो बिहार और देश की जनता सब जानती है। गुजरात में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और गुजरात में इस तरह के मामले सामने आए हैं तो इस पर सरकार सोई हुई क्यों है? राहुल गांधी के स्वागत में पाकिस्तानी गीत को लेकर एक ओर राजनीति तो दूसरी ओर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। देखना होगा इस पर मचा सियासी कोहराम कब थमता है। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए मुख्यमंत्री में बाप को सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसे बयान जिस पर मचा है सियासी घमासान। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर को लालू प्रसाद का वोट कटवा बताया है और इस पर सियासत काफी हाई है। जनसुराज को आरजेडी की बी टीम बताए जाने पर क्या है पीके की प्रतिक्रिया, इस रिपोर्ट में आप देखिए। तो यादव जी का वोट कटवा है, ये तो दोनों का वोट काटेगा और दोनों को काट के साफ कर देगा। बिहार में विधानसभा चुनाव की लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच साफ साफ नजर आ रही है, लेकिन चुनावी रणनीतिकार और नई नवेली जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर इस लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में पूरे दमखम से जुटे हुए हैं। आए दिन तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर हमला बोलने वाले पीके को अब बीजेपी के नेताओं ने निशाने पर ले लिया है। प्रशांत किशोर की ओर से गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद शनिवार को बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने तीखा हमला बोला और पीके को पूर्व सीएम लालू प्रसाद का वोट कटवा बता दिया। इस तरह के झूठे व्यक्ति को बिहार में कभी शरण नहीं मिलेगी। ये सिर्फ लालू यादव जी का वोट कटवा है, लालू यादव ने वोट काटने के लिए भेजा है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को लालू प्रसाद की आरजेडी का बी टीम बता रहे हैं। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि लालू प्रसाद ने एनडीए का वोट काटने के लिए प्रशांत किशोर को बिहार चुनाव में उतारा है, जबकि हर मंच से ये दावा करने वाले प्रशांत किशोर कि उन्होंने देश के अलग अलग राज्यों में कई नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाया, अपनी पार्टी को लेकर ये बात खुद कहते हैं कि जनसुराज एक वोट कटवा पार्टी है, इस बार चुनाव में एनडीए और महागठबंधन को काट कर साफ कर देगी। कुछ लोग हमको कहता है कि जनसुराज वोट कटवा पार्टी है, तो भैया हम सुन लीजिए, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि जनसुराज वोट कटवा पार्टी है। ऐसा पार्टी है जो दोनों का वोट काटेगा और दोनों को काट के साफ कर देगा। एक और सत्ताधारी बीजेपी प्रशांत किशोर पर झूठ की सियासत करने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर पीके बिहार में सियासत के समीकरण को बिगाड़ने का दंभ भर रहे हैं। 20 साल से बिहार में सत्ता के शीर्ष पर बैठे सीएम नीतीश कुमार और 2 दशक से वापस राजगद्दी पर लौटने को लालायित आरजेडी दोनों के वोट बैंक में पीके सेंधमारी कर सियासी वजूद समाप्त करने का दावा कर रहे हैं। इस बयान पर भी सियासी बवाल मचा हुआ है कि प्रशांत किशोर पांडे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करते हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने स्वयं स्वीकार किया है कि हाँ, प्रशांत किशोर पांडे हमारी बी टीम है। देखिए, दोनों बी कैटेगरी में आते हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल आरजेडी के बी ग्रेड के स्टूडेंट थे, तो आरजेडी ने निकाल दिया तो पहुंच गए भाजपा। प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम है। अब संजय जायसवाल और प्रशांत किशोर में नहीं बन रही है भाजपा का अंतरकलह है। बिहार में सत्ता की कुंजी किसके पास होगी, ये बिहार की जनता ही तय करेगी। लेकिन प्रशांत किशोर खुद को वोट कटवा बताते हुए भी खेल बिगाड़ने की हुंकार भर रहे हैं, जबकि बीजेपी अब पीके की कलई खोलने में लगी है कि जनसुराज की सारी फंडिंग तमिलनाडु और तेलंगाना से हो रही है, जहां इंडिया गठबंधन की सरकार है। इन सारे आरोपों के बीच देखना दिलचस्प होगा कि क्या पीके बिहार चुनाव की लड़ाई को त्रिशंकु बनाने में सफल हो पाते भी हैं या नहीं। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए मुख्यमंत्री में बाप को दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। जमुई में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मंच कुश्ती का अखाड़ा बन गया। मंत्री सुमित सिंह और जेडीयू नेता संजय आपस में ही भिड़ गए और इसके बाद समर्थकों ने भी जमकर लात घूंसने बरसाए। ये तस्वीर देखिए आप। मारपीट की ये तस्वीर किसी अखाड़े की नहीं
बल्कि एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन की है। शनिवार को जमुई के चकाई विधानसभा में एनडीए की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। एक ही मंच पर बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित सिंह और जेडीयू के पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद मौजूद थे, जिन्हें पिछले चुनाव में सुमित सिंह ने इसी चकाई सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हराया था। चुनावी प्रतिद्वंद्विता के लंबे समय बाद दोनों नेता एक ही मंच पर मौजूद थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई था। मंच पर भी और मंच के सामने भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगाए जा रहे थे कि 2025 में नीतीश, चकाई से फिर सुमित। नारे के साथ माहौल भी गर्माता जा रहा था। इसी बीच मंच पर भी तनातनी का माहौल बन गया। जेडीयू नेता संजय प्रसाद मंत्री सुमित सिंह के किसी कार्यकर्ता को डांटने लगे। मंच पर सबके सामने ही फटकारने लगे। पहले तो कुछ देर के लिए सुमित सिंह ने बर्दाश्त किया, फिर आग बबूला हो गए और देखते ही देखते हाथापाई शुरू हो गई। मारपीट के दौरान बीच मंच पर केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर समेत और भी कई बड़े नेता मौजूद थे। सब के सब हक्के बक्के रह गए। एनडीए नेताओं के बीच भिड़ंत देख नेता हैरान हो गए और सुरक्षाकर्मी परेशान। आनन फानन में बॉडीगार्ड्स ने मोर्चा संभाला और मारपीट कर रहे एनडीए कार्यकर्ताओं को धक्का देकर मंच से उतारा। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। कार्यकर्ताओं ने मंच को मैदान बना दिया था। एक दूसरे पर टूट पड़े थे। नजारा एकदम रणक्षेत्र जैसा हो गया था। बात और आगे बढ़ती उससे पहले समझा बुझाकर सभी को शांत कराया गया। फिलहाल तो मामला ठंडा पड़ गया, पर चुनाव में इसका क्या असर होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जमुई संवाददाता केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको मुख्यमंत्री में दिखाते हैं चुनाव की चौपाल। सीतामढ़ी में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। चारों तरफ चौक चौराहों पर चर्चा तेज हो गई है कि चुनावी लड़ाई में इस बार कौन बाजी मारेगा। क्या कह रहे हैं वहां के लोग, आइए सुनते हैं। चुनाव का समय अब जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, तैसे तैसे जो ग्रामीण स्तर है, वो गांव के चौपाल है, खेत है, खलियान है, वहां अब विधानसभा चुनाव की चर्चा होने लगी है। गांव के लोग एक जगह बैठते हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर तरह तरह की चर्चाएं करते हैं। किसको टिकट मिलेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यही चर्चाएं अब आम होकर रह गई है और लोग इसमें खूब दिलचस्पी ले रहे हैं और ढेर सारी बातें इसी मामले में कर रहे हैं। हमारे साथ कई बुजुर्ग भी हैं, कई वोटर हैं जो पिछले लंबे अरसे से वोट लगातार देते आ रहे हैं। उनसे उनका अनुभव साझा करते हैं। बताइए सर, किसको, कैसे लोगों को इस बार जिताने का कोशिश? एक बार तो नीतीश कुमार के हम सब हमारे गांव पंचायत की बात हमारा गांव में है 3500, 3600, 4000 वोट मिसरौलिया में। अच्छा। हाँ बुझल गए। उ सब वोट माने 10 अगर मुसलमान से देते नहीं तो सब नीतीश कुमार के वोट ही है। अच्छा, हाँ मिसरौलिया, हाँ थौक वोट है, वो जया से पार्टी में तही से काम क्या पर। नाम हुआ आपका? हमारा नाम सोहिंदर पटेल है। आप बताइए सर, क्या चाहते हैं इस बार, कैसे उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं? वो विकास तो काफी हुआ है। अब विकास के पैदान में कुछ जो बाकी रह गया है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसके क्षेत्र में अभी कुछ काम बाकी है। तो जो लोग शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस करेगा, ऐसे उम्मीदवार को लोग पसंद करेंगे। जी। काम कैसा रहा सरकार का? वो विगत 15-20 वर्षों से जो सरकार का काम काज है वो सभी क्षेत्रों में लगभग ठीक